वेलकम बैक टू द इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज बाय संख्या अकेडमी। आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, और किस तरह से ओरिजिन हुआ था फंडामेंटल राइट्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया था। कहाँ से इंस्पिरेशन लिया था? यूएसए बिल ऑफ राइट्स से इंस्पिरेशन लिया गया था। बिल ऑफ राइट्स। ठीक है। फिर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा, ये भी हमने समझा था। फिर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ये प्रीवियस लेक्चर में था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारी ये जो प्लेलिस्ट है इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज की, ये देखिएगा। इसमें जो जस्ट इससे प्रीवियस लेक्चर है, इसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको रिमूव कर दिया है। ठीक है। और उसके रीजंस भी देखे हैं कि क्यों गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। फिर आगे स्टार्ट करते हैं सीधा। आज हमें पढ़ना है फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या पढ़ना है? फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके लिए अवेलेबल हैं? फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके लिए अवेलेबल है? फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिटीजन्स के लिए तो अवेलेबल है ही, साथ में फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल है। लीगल पर्सन यानी जो कॉरपोरेशंस होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, उनके लिए भी ये फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होते हैं। एक लक्ष्मीकांत में ये पूरी 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 लिस्ट है, जिसमें लिखा हुआ है कि विच फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू द सिटीजंस। एंड बाकी जो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो कि फॉरेनर्स और लीगल पर्सन के लिए भी वैलिड है, ठीक है, उनके लिए भी ये फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उनकी लिस्ट लगी हुई है। तो प्लीज आप उस लिस्ट को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उसमें से ज्यादातर जो है एब्सोल्यूट नहीं है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट। क्या है? दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। अब ये एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है। इसका मतलब यह है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो अनलिमिटेड अनलिमिटेड वे में अवेलेबल नहीं है। दे आर नॉट अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है? दे आर नॉट अनलिमिटेड। यानी इमेजिन करिए एक कंडीशन जहाँ पे एक इंसान जो है सड़क पे चल रहा है, और जितने भी लोग उसे सड़क पे मिल रहे हैं वो सबको उल्टा सीधा सुना रहा है और बैड लैंग्वेज यूज कर रहा है। ये बोल रहे हैं कि फिर लोग इसे कह सकते हो इसकी कंप्लेन करते हैं और पुलिस इसे पकड़ लेती है। लेकिन ये जो बंदा है ये कहता है कि भाई ये तो मेरी फ्री स्पीच है, ये तो मेरा क्या है? फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19। ठीक है, ये तो फ्री स्पीच में आता है। सो क्या ये चीज लीगल है? मतलब इसको अरेस्ट करना लीगल है? ऑफ कोर्स लीगल है, क्योंकि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं किस पे? फंडामेंटल राइट्स पे। जितने भी फंडामेंटल राइट्स है दे आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है। लेकिन ये क्या है? क्वालिफाइड। इस लाइन का मतलब आई होप सबको समझ आ गया होगा। ये एब्सोल्यूट नहीं है हमारे फंडामेंटल राइट्स, बट क्या है? क्वालिफाइड। यानी जो गवर्नमेंट है यानी जो स्टेट है वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। क्या लगा सकता है? रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। और ये जो रेस्ट्रिक्शन है और ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? ये कोर्ट्स डिसाइड करती हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो अ, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, क्योंकि जो स्टेट है वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है। और ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये रीजनेबल है या नहीं, ये डिसाइड करती है हमारी कोर्ट। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, आप लोगों को और ज्यादा क्लियर होगा ये चीज। जैसे फॉर एग्जांपल एक बारी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19 कहता है, ठीक है, कि भाई फ्रीली हर इंसान अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकता है, स्पीक कर सकता है, राइट कर सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है। ठीक है। तो अगर कोई इंसान हेट स्पीच दे और उसकी वजह से वायलेंस हो जाए दो कम्युनिटीज में, ठीक है, और वो प्रमोट करता है अपनी स्पीच से वायलेंस बिटवीन टू कम्युनिटीज, तो क्या ये चीज सही है आप लोगों के हिसाब से? ऑफ कोर्स ये चीज गलत है। तो गवर्नमेंट जो है इस इंसान को पनिश कर सकती है इस एक्ट के लिए, या फिर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, इवन दो ये स्पीच के अंडर आता है जो कि आर्टिकल 19 में अलाउ करा गया है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इस पे लगेगा। इसी तरह से जो पास्ट में कुछ ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी जहाँ पे एनिमल और ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जाता था, तो क्या एनिमल और ह्यूमन सेक्रीफाइस करना सही है? ऑफ कोर्स ये क्या है? ये गलत है।
और जो स्टेट है यानी जो गवर्नमेंट है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन या फिर इस पूरे प्रोसेस को ही प्रोहिबिट कर सकता है, इवन दो आर्टिकल 25 जो है वायोलेट हो रहा हो, इवन दो आर्टिकल 25 जो है वायोलेट हो रहा हो। सो अगर कोई इंसान कहे कि भाई हमारे यहाँ तो ह्यूमन सेक्रीफाइस देना भाई हमारे यहाँ तो प्रथा है, हमारी तो रिलीजियस प्रैक्टिस है, अगर आप इसको बैन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को आप हमारे ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई साफ सीधी बात है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ठीक है। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाने का रीजन क्या है, ये जो रेस्ट्रिक्शन है जब लगाए जाते हैं ये इंश्योर करते हैं कि हर इंसान अपने राइट्स को एंजॉय तो करे, लेकिन इससे किसी भी कह सकते हो ये जो पब्लिक इंटरेस्ट है ये हार्म ना हो, साथ में नेशनल सिक्योरिटी पे फर्क ना पड़े, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर पे अफेक्ट ना पड़े, ठीक है, और राइट्स ऑफ अदर्स पे भी कोई अफेक्ट ना पड़े, और अपना जो मतलब जो इंसान है वो अपने राइट्स को एंजॉय साथ में करे ही करे। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो ये दो एग्जांपल देख लिए हमने। तो जैसे ये आर्टिकल हमने यहाँ पे लगा रखा है कि त्रिपुरा हाई कोर्ट ने एनिमल सेक्रीफाइस हिंदू टेम्पल्स में बैन कर दिया। अब जो त्रिपुरा है वहाँ के लोग कह सकते हैं कि भाई भाई ये तो हमारी क्या है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, एनिमल सेक्रीफाइस तो हमारे यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो क्या है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। आई होप सबको समझ आ गया होगा, इसको ज्यादा नहीं खींचते, अब आगे बढ़ते हैं। सो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये किसके अगेंस्ट अवेलेबल हैं, दे आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो जो स्टेट अपने मनमाने एक्शन करता है उसके अगेंस्ट तो हमें सारे फंडामेंटल्स मिलते ही हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमें मिलते हैं स्टेट के अगेंस्ट भी, और साथ में द एक्शन ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी अगर प्राइवेट इंडिविजुअल आपका कोई फंडामेंटल राइट वायोलेट करता है तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, ऐसे फंडामेंटल राइट्स है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमें मिलते हैं अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल टू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15(2) जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर शुड बी या फिर देयर शॉल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, यानी जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन्हें एक्सेस करने में जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर कोई प्राइवेट शॉपकीपर है या फिर होटल है, वो किसी भी इंसान को डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है, वो किसी भी इंसान को डिनाई नहीं कर सकता एक्सेस। ठीक है, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो यानी फॉर एग्जाम्पल कोई होटल है, वहां पे कह रहा है कि भाई सिर्फ एक एक टाइप के रिलीजन के लोग आएंगे, एक होटल कह रहा है कि सिर्फ एक टाइप के रिलीजन के लोग आएंगे, दूसरे जितने भी धर्म है उसके लोग हमारे पास नहीं आ सकते। तो क्या ये चीज, कहने को होटल क्या है, प्राइवेट, ये क्या है, होटल प्राइवेट होटल है, गवर्नमेंट होटल नहीं है, तो क्या ये ऐसे होटल अलाउ कर सकता है, या ये होटल अलाउ ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आर्टिकल 15(2), तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगता है, आर्टिकल 15(2). ठीक है, सो अगर इसी तरह से जैसे लिखा है यहाँ पे, इफ अ प्राइवेट रेस्टोरेंट रिफ्यूजेस एंट्री टू समवन बिकॉज दे बिलोंग टू अ शेड्यूल कास्ट, इट्स अ वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 15(2). तो यानी अगर कोई प्राइवेट रेस्टोरेंट है वो कहता है कि भाई आप लोग अलाउड नहीं हो क्योंकि आप पर्टिकुलर कास्ट से आते हो, तो फिर वो भी क्या है, वो भी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है। तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो अवेलेबल हैं अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट, और कुछ जो है फंडामेंटल राइट्स हैं वो अगेंस्ट अवेलेबल हैं प्राइवेट इंडिविजुअल के। ठीक है, इसी तरह से आर्टिकल नंबर 17 जो है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी होता है। तो जिस तरह से हमने पास्ट में देखा था, हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं कि अनटचेबिलिटी जो है राइज होना स्टार्ट हो गई थी पास्ट में, ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस है ये कौन करता था, क्या गवर्नमेंट करती थी, ये गवर्नमेंट या फिर कह सकते हो उस टाइम के जो किंग मोनार्क वो तो हायर कास्ट वाले तो करते ही थे, साथ में जो नॉर्मल लोग थे वो भी करते थे, यानी दिस वाज डन बाय प्राइवेट पर्सन टू। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। सो एनी प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी बाय अ प्राइवेट पर्सन इज पनिशेबल बाय लॉ। तो यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी है और साथ में प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन रिफ्यूज करता है किसी दलित को कि भाई आप हमारे घर में नहीं आ सकते, ठीक है, या फिर पानी नहीं पी सकते सेम सोर्स से, जैसे एक कुआं है या फिर एक जैसे नल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इट इज अ वायोलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 17। सो दिस इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल टू, बस ये चीज आपको याद रखिए।
सो कुछ जो है फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स क्या है, पॉजिटिव। तो सो सम फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर एंड सम आर पॉजिटिव इन नेचर। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया है। तो जो नेगेटिव वाले हैं वो क्या लगाते हैं, लिमिटेशन लगाते हैं ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। क्या लगाते हैं, लिमिटेशन लगाते हैं ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। यानी ये स्टेट को थोड़ा सा रोकते हैं, ये क्या करते हैं, स्टेट को थोड़ा सा रोकते हैं, ठीक है, उसकी पावर कंट्रोल करते हैं। ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो कि क्या है, स्टेट की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे कुछ होते हैं जो कि क्या है, पॉजिटिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिविलेजेस प्रोवाइड करवाते हैं किसी पर्सन को, उनको पॉजिटिव कैटेगरी में डाला जाता है, ठीक है। और स्टेट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऐसे जितने भी फंडामेंटल राइट्स है जो पॉजिटिव है, ठीक है, कि उनके लिए क्या करे, एक एक्ट बनाए, क्या बनाए, एक्ट बनाए, और लोगों को बेनिफिट दे, प्रोटेक्शन दे, और क्या दे, एक्सेस दे। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नेगेटिव का अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि भाई जो स्टेट है या फिर जो गवर्नमेंट है वो अरेस्ट नहीं कर सकता किसी भी इंसान को बिना लीगल प्रोसेस के, बिना लीगल प्रोसेस के, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेट को रोक रहा है। अगर ये रुकावट ना हो स्टेट पे तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या है, किसी को भी अरेस्ट कर लेगी। बट ये चीज अलाउड नहीं है, विदाउट ड्यू लीगल प्रोसेस, ठीक है, किसी भी इंसान को अरेस्ट नहीं करा जा सकता। दिस इज अंडर आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, स्टेट के ऊपर एक लिमिटेशन लग गई है। अब पॉजिटिव का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आर्टिकल नंबर 21 ये कहता है कि भाई जो गवर्नमेंट है या फिर जो स्टेट है उसको फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। यहाँ पे शॉल लगा है या फिर मस्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो द स्टेट मस्ट प्रोवाइड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, ठीक है, एज 6 to 14। तो पॉजिटिव में क्या है, स्टेट एक निर्देश दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, एक तरह से प्रिविलेज मिल रही है लोगों को। सो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये वाला आर्टिकल पॉजिटिव कैटेगरी में आ जाएगा। सो सम आर पॉजिटिव एंड सम आर नेगेटिव इन नेचर। अब जो कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं, सॉरी, जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट, दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। सो ऑल फंडामेंटल राइट्स, नॉट कुछ, सो ऑल फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, अगर कोई कहता है कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ है, मेरे फंडामेंटल राइट के साथ छेड़छानी हुई है, तो वो सीधा कहाँ जा सकता है, क्या उसे छोटी कोर्ट्स में जाने की जरूरत है, नहीं, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। वो सीधा कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ऑफ कोर्स वो लोअर कोर्ट्स में भी जा सकता है, ऑफ कोर्स वो लोअर कोर्ट्स में भी जा सकता है, लेकिन उसके पास कह सकते हो राइट है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाने का। बट अगर फंडामेंटल राइट वायोलेट नहीं हुआ है और कोई दूसरा राइट वायोलेट हुआ है जो कि फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आता, तो जो बंदा है उसको पहले लोअर कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। और फिर अगर जैसे लोअर कोर्ट का उसे जजमेंट अच्छा नहीं लगता, फिर उसे अपील लेनी पड़ेगी, फिर अपील लेनी पड़ेगी। और अगर हाई कोर्ट तक का उसे अच्छा नहीं लगता जजमेंट, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किसमें, जो नॉर्मल, जो नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी बोलना चाहिए, और नॉर्मल लीगल राइट्स। अगर कोई राइट फंडामेंटल राइट नहीं है, अगर कोई राइट, जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू वोट, इज इट अ फंडामेंटल राइट? राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट की अगर बात करी जाए, सो जो फंडामेंटल राइट है, अगर ये एग्रीवेट होता है, अगर मतलब ये वायोलेट होता है, अगर किसी इंसान का फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है, तो वो सीधा कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर कोई दूसरा राइट या फिर नॉर्मल लीगल राइट अगर वायलेट होता है, तो बंदे को पहले लोअर कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, फिर अगर वो जजमेंट अच्छी नहीं लगी तो हायर कोर्ट में, फिर उसके हायर कोर्ट में, और फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है वो, ठीक है। सो अपील लगानी पड़ेगी उसे। लेकिन फंडामेंटल राइट के ऐसे केस में नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये क्या दिया है, ये पावर दिया है कि भाई आपका राइट है, आप आपको कह सकते हो डिफेंड करना है, ठीक है, आपकी ड्यूटी है ये, यानी सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है टू डिफेंड एंड गारंटी द फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, दैट इज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल। यानी अगर ये वायलेट होता है तो हर इंसान जो है कोर्ट जा सकता है, ठीक है, अपने आप को जस्टिस पाने के लिए कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो सकता। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स है दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट, दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट। यानी फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस लाए जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को रिपील भी करा जा सकता है। अब देखते हैं, मतलब बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं,
ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को रिपील भी जरा करा जा सकता है, लेकिन लेकिन किस प्रोसेस के जरिए, लेकिन एक ऐसे प्रोसेस के जरिए जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो क्या कोई नॉर्मल एक्ट लाकर पार्लियामेंट, क्या नॉर्मल एक्ट लाकर पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स की? नहीं। अगर फंडामेंटल राइट्स को, पार्लियामेंट को कोई भी चेंज लाना है, रिपील करना है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ही ये चेंज लाया जा सकता है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो ये वाला पॉइंट कहता है दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, दे कैन बी curtailed और रिपील्ड बट ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यानी जो हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कटेल या रिपील करा जा सकता है, बट बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ही एक फंडामेंटल राइट को रिपील या फिर कटेल करा जा सकता है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आती है, मतलब अगर अगर ऐसा होता और कोई अच्छा लीडर नहीं आता, मतलब बुरा नहीं बोलना चाहता बट अच्छा लीडर नहीं आता, तो क्या होता? तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट डिलीट हो चुके होते हैं आपके अभी तक। ठीक है, छिन जाता है राइट टू स्पीच आपका। पर क्या ऐसा हो पाया है? ऐसा नहीं हो पाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आती है 1973 में। वो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी, बहुत फेमस केस है, पूरी पॉलिटी जब पढ़ोगे ये केस सुनते रहोगे। दैट इज केशव नंद भारती केस, दैट इज केशव नंद भारती केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि जो पार्लियामेंट है, यस पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स या फिर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकता है, ठीक है, लेकिन जो पार्लियामेंट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छेड़ सकता। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छेड़ सकता। उसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर उसमें कोई चीज लाई करती है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई आर्टिकल 14 जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, ये नई चीज थी, दिस वाज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ही इन्वेंशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप कुछ भी चेंज चेंज ला दो कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ऐसा चेंज मत लाना जिससे बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे आर्टिकल्स, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है बेसिक स्ट्रक्चर में डालती गई, विद कह सकते हो अलग अलग जजमेंट के जरिए। जैसे आर्टिकल 14 डाल दिया, उन्होंने कहा कि भाई आर्टिकल 14 तो बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। तो क्या अब पार्लियामेंट जो है इसको कर्टेल या रिपील कर सकती है? अब इसको आर्टिकल 14 को जो गवर्नमेंट है या फिर जो पार्लियामेंट है वो कर्टेल या रिपील नहीं कर सकती, क्योंकि इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट स्टिल दे आर नॉट सेक्रोसेंट और परमानेंट, ये चीज आप याद रखिएगा। अब जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये सस्पेंड हो सकते हैं कब? नेशनल इमरजेंसी में, जिन नेशनल इमरजेंसी में। तो अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लागू हो चुकी है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे, सिर्फ दो राइट को छोड़ के, दैट इज आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो अगर देश में, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाएंगे। सबको समझ आ रहा है? दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो आर्टिकल 20 क्या है? ये कहता है कि भाई प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोटेक्शन मिलती है आर्टिकल 20 में, ठीक है, प्रोटेक्शन मिलती है आर्टिकल 20 में इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो अगर कोई इंसान है उसको कॉन्विक्ट करा गया है किसी भी ऑफेंस के लिए, तो उसके अगेंस्ट इसे, हर इंसान को प्रोटेक्शन मिलती है। एक बार डिटेल में कर लेंगे आर्टिकल नंबर 20, तब हम इसे पढ़ेंगे। और आर्टिकल 21 में क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 जो है सस्पेंड नहीं होंगे, आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है, बाकी सारे सस्पेंड किए जा सकते हैं, बाकी सारे सस्पेंड किए जा सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। एंड आर्टिकल 19 की बात करी जाए, तो अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई है, अगर नेशनल इमरजेंसी है, इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई है, अगर वो एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से है, अगर वो एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से, एक्सटर्नल अग्रेशन जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, बाहर, ठीक है। सो जैसे इंडिया पाक वॉर या इंडिया चाइना वॉर होता है, ठीक है, या फिर इंडिया का किसी दूसरी कंट्री से वॉर होता है, तो ये क्या है, इसको एक्सटर्नल अग्रेशन कहा जाएगा। तो अगर वॉर हो रहा है किसी बाहरी देश के साथ, तो तब जाके आर्टिकल 19 को सस्पेंड करा जा सकता है, तो तब जाके आर्टिकल 19 को सस्पेंड करा जा सकता है। लेकिन अगर इमरजेंसी लगाई है किसी और कारणवश,
इमरजेंसी का रीजन कुछ और है, जैसे फॉर भाई कोई कह रहा है कि भी नक्सलाइट मूवमेंट हो गया है, नक्सलाइट अटैक हो गया है, नक्सलाइट अटैक हो रहा है अलग अलग जगह पे, नेशनल इमरजेंसी लगा दो, आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दो। तो क्या सस्पेंड करा जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये क्या है, नक्सलाइट अटैक क्या है, ये क्या है, इंटरनल डिस्टरबेंस है। क्या है? इंटरनल डिस्टरबेंस। तो अगर देश में कोई लोकल एरिया में या फिर कहीं लोकली कुछ इशू चल रहा है, इंटरनल डिस्टरबेंस है या सिविल वॉर है, क्या है, सिविल वॉर है, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं हो सकता। आर्टिकल 19 सस्पेंड करने के लिए क्या है कंडीशन? एक्सटर्नल अग्रेशन। ठीक है। सो कुछ स्पेशल कंडीशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड करा जा सकता है, और इसमें मैंने एक्सेप्शंस आपको बता दिया है, दैट इज आर्टिकल 2021। और आर्टिकल 19 सिर्फ तब सस्पेंड हो सकता है जब जो इमरजेंसी है वो एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से हो रही है। ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाए। सो देयर एप्लीकेशन टू मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेज, यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी एप्लीकेशन कि भी वो अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं आर्म फोर्सेज के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सर्विसेज। अब इंटेलिजेंस सर्विसेज में क्या आता है आपका, जैसे रॉ हो गया, ठीक है, आईबी हो गया, आप काफी लोगों ने आईबी के लिए प्रिपरेशन भी करी होगी। ठीक है, सो जैसे रॉ हो गया, आईबी हो गया, तो ये जितने भी इनके मेंबर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, आर्म्ड फोर्सेस में क्या आ गया आपका, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में सीआरपीएफ, सीएपीएफ, सीएएसएफ। ठीक है, पुलिस फोर्स। ठीक है, आप सबको समझ आ रहा है? तो जितने भी इनके मेंबर्स हैं, इस पे रेस्ट, इनके मेंबर्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस पे रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, उस पे रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। और कौन लगा सकता है उस पर रेस्ट्रिक्शन? पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकता है the application of members of the applications of fundamental rights to the members of armed forces, paramilitary forces, police force, intelligence services, etc. आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो ये आर्टिकल 33 में लिखा हुआ है, यानी जितने भी फौजी हैं हमारे या फिर पुलिस फोर्स के जो भी पर्सनल हैं, ठीक है, उनके जितने भी राइट्स हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है पार्लियामेंट। अब ये क्यों लगाना जरूरी है, या फिर गवर्नमेंट या पार्लियामेंट क्यों लगा सकता है? क्योंकि इससे डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, इंटीग्रिटी मेंटेन करने की जरूरत है, फिर साथ में ये लोग हमारी नेशनल सिक्योरिटी संभालते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है विधि बाय द पार्लियामेंट। तो जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, उनको उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकता है ड्यूरिंग मार्शल लॉ या मिलिट्री रूल। तो अगर देश में मार्शल लॉ लगता है या मिलिट्री रूल लगता है तो क्या है, फंडामेंटल राइट्स पे रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। क्या देश में कभी मार्शल लॉ या मिलिट्री रूल लगाए? देश में कभी भी, हमारे इंडिया में अभी तक, हमारा कंट्री इतना लकी है कि इतने अच्छे लीडर्स रहे हैं कि अभी अभी तक इंडिया में मार्शल लॉ या मिलिट्री रूल कभी भी नहीं लगा है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर लगता है इन फ्यूचर कभी भी, तो इनकी जो एप्लीकेशन है फंडामेंटल राइट्स, उनकी एप्लीकेशन जो है रेस्ट्रिक्टेड करी जा सकती है। सो ये हो गए हमारे फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आई होप सारे फीचर्स समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट का फीचर नहीं समझ आया है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम उसको आपको और अच्छे से समझाएंगे इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 20, सॉरी आर्टिकल नंबर 12। सो आर्टिकल नंबर 12 जो है उसमें क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल नंबर 12 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सो आर्टिकल 12 जो है किसका पार्ट है, ये मैंने पहले भी बताया बताया था कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लाई करता है आर्टिकल नंबर 12। तो अभी हम जितने भी आर्टिकल पढ़ेंगे, उन सब में यूज होने वाली है एक टर्म। कौन सी टर्म यूज होने वाली है? दैट इज स्टेट। अभी हम जितने भी फंडामेंटल राइट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वहां पे आपको हर जगह दिखेगा स्टेट लिखा होगा। अब सब लोगों को लगता है स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, जो कि सही भी है, लेकिन स्टेट का मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से डिफाइन करा हुआ है कि स्टेट का मतलब क्या है। सो जो जो टर्म स्टेट है वो इंक्लूड करती है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यानी जो यूनियन गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, वो उसमें क्या क्या लाई करता है आपका, एक तो एग्जीक्यूटिव, आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था एग्जीक्यूटिव
होती है और आपकी क्या होती है, लेजिस्लेचर होता है और एग्जीक्यूटिव होती है। दूसरा क्या हो गया आपका लोकसभा, तीसरा क्या हो गया राज्यसभा। तो यूनियन लेवल पे स्टेट का मतलब क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव, लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट लेवल पे क्या हो गया, तो गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, यानी एग्जीक्यूटिव और स्टेट असेंबली हो गई, और स्टेट काउंसिल्स, एग्जीक्यूटिव, स्टेट असेंबलीज और स्टेट काउंसिल। तो हर स्टेट की एक असेंबली होती है, हर स्टेट में क्या होता है, एक असेंबली होती है जहाँ पे कानून बनाते हैं, स्टेट लेवल के लॉज बनाए जाते हैं। तो कुछ कुछ स्टेट्स में स्टेट काउंसिल्स भी हैं, कुछ कुछ जो बड़े स्टेट्स हैं वहां पे क्या है, स्टेट काउंसिल्स भी हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो वो सब क्या है, स्टेट का पार्ट है, वो क्या है, स्टेट का पार्ट है। तो अगर कहीं भी फंडामेंटल राइट की बात करी जा रही है, तो वहां पे क्या है, टर्म यूज होती है स्टेट। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स में क्या टर्म यूज होती है, स्टेट यूज होती है। स्टेट का मतलब क्या है, तो स्टेट में ये सारी एंटिटीज आती हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव यूनिट यानी लोकसभा, राज्यसभा। इसी तरह से स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है, स्टेट असेंबलीज हो गई और स्टेट काउंसिल्स हो गई, स्टेट असेंबलीज और स्टेट काउंसिल्स। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। फिर लोकल अथॉरिटीज जितनी भी हैं वो स्टेट के अंडर आती हैं, यानी म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये जितने भी हैं, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सब क्या है, ये स्टेट के अंडर में आती हैं। ठीक है, इसी तरह से जो बाकी अथॉरिटीज हैं, जैसे स्टेचुटरी और नॉन स्टेचुटरी जो भी अथॉरिटीज हैं, जैसे LIC, ONGC, सेल, ये सारी क्या है, स्टेट के अंडर आती हैं। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, अब देखो, जितने भी हम फंडामेंटल राइट है उसमें देखेंगे कि भाई जो भी स्टेट अगर कोई वायोलेट करता है, कोई अगर कोई भी फंडामेंटल राइट स्टेट वायोलेट करता है, तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो अगर एक इंसान जो है, ठीक है, अगर एक इंसान फॉर एग्जांपल LIC उसका फंडामेंटल राइट जो है वायोलेट कर देता है, LIC जो है फंडामेंटल राइट वायोलेट कर देता है, ठीक है, या फिर ONGC उसका फंडामेंटल राइट वायोलेट कर देता है, तो इसका मतलब यह है कि ये सीधा कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, बिकॉज LIC इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट, LIC इज द पार्ट ऑफ द स्टेट, ONGC इज द पार्ट ऑफ द स्टेट, यानी ये क्या है, स्टेट है। और ये जो स्टेट टर्म है ये सारे फंडामेंटल राइट्स में यूज हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे तो आपका और क्लियर होगा। ठीक है, सो स्टेट में क्या क्या इंक्लूड हो गया आपका, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ऑल लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, और ऑल अदर अथॉरिटीज जैसे स्टेचुटरी एंड नॉन स्टेचुटरी लाइक LIC, ONGC, सेल एटसेट्रा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो इट इज द एक्ट ऑफ दीज एजेंसीज, यानी इन जितनी भी हमने बताया है एजेंसीज, अभी जितने भी हमने बताए हैं, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटीज, ऑल अदर अथॉरिटीज, इनके एक्ट के अगेंस्ट आप जो है चैलेंज कर सकते हो कोर्ट्स में, अगर ये वैल्यूएट करते हैं आपके फंडामेंटल राइट को। सो इट इज द एक्ट ऑफ दीज एजेंसीज दैट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स एज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई प्राइवेट बॉडी या फिर एजेंसी, अगर कोई प्राइवेट बॉडी या फिर एजेंसी, ठीक है, इस तरह से काम कर रही है कि वो स्टेट के अंडर आती है, अगर वो स्टेट के अंडर आती है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट किसी कंपनी को जो है क्या दे दे, ये गवर्नमेंट है फॉर एग्जांपल, किसी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है किसी कंपनी को ठेका दे दे फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सबको समझ आ रहा है। और ये जो है जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ठीक है, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ काम करती है अगर, तो ये क्या है, ये स्टेट की कैटेगरी में ऐड हो जाएगी, या फिर ये भी स्टेट के अंडर आएगी। आई होप सबको समझ आ रहा है। सो इवन अ प्राइवेट बॉडी, इवन जो प्राइवेट बॉडी है या फिर एक ऐसी एजेंसी, ठीक है, जो कि वर्क कर रही है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट, यानी ये मीनिंग ऑफ द स्टेट के अंडर आती है, अंडर आर्टिकल 12 में। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है। तो एक इंपॉर्टेंट केस था, दिस इज नॉट मेंशन इन योर लक्ष्मीकांत। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब सहरावर्दी, 1981 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 6 टेस्ट कंडीशन डाली है, ये चेक करने के लिए कि कोई भी प्राइवेट बॉडी जो है वो स्टेट के अंडर आती है या नहीं, किसके अंडर आती है या नहीं, स्टेट के अंडर आती है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये 6 कंडीशन देख लेते हैं बड़े जल्दी से। अगर जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है,
या प्राइवेट बॉडी है, उसमें सारा कैपिटल किसका लगा है, गवर्नमेंट का लगा हुआ है, ठीक है, सारा जो शेयर कैपिटल है वो किसका, गवर्नमेंट का है, तो फिर वो क्या होगा, वो स्टेट के अंडर आ सकती है, ठीक है। जिसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है, तो वो जो एंटिटी है वो गवर्नमेंट में आ सकते हैं, मतलब या फिर स्टेट में इंक्लूड हो सकती है। इसी तरह से बाकी कंडीशंस हैं, या पढ़ लीजिएगा। और इनमें से कुछ कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई होती हैं तो फिर ये जो प्राइवेट बॉडी है इसको कंसिडर करा जा सकता है स्टेट। तो ये जो प्राइवेट बॉडी है इसको, ये जो प्राइवेट बॉडी है इसको कंसिडर करा जा सकता है एज अ स्टेट अंडर आर्टिकल नंबर 12, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थी, ठीक है। अब जो आर्टिकल नंबर 13 है, जो आर्टिकल नंबर 13 है, ये कहता है कि दोज लॉज, यानी ऐसे लॉ जो कि कह सकते हो इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट, उनके बारे में डिस्कस करता है। सो आर्टिकल 13 ये कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, वो क्या है, एक लॉ नहीं है, और क्या है, कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं हम आपको। सो आर्टिकल नंबर 13 क्या बोल रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये एक लॉ नहीं है, तो इसके ऊपर आप चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाती है, तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि भाई इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। तो पहले, बिफोर दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, पहले ये था कि भाई अगर गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट भी चेंज कर दिया, अगर गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट में भी कोई चेंज ला दिया, तो फिर जो है आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप जो है ना चैलेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरफेयर करता है, और सुप्रीम कोर्ट केशव नंदा भारती केस में कहता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है चैलेंज किया जा सकता है अगर वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट, ऐसा जो कि पार्ट है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 13 क्या कह रहा है, ये क्या, ये डिक्लेयर करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, वो कहता है उसको कि ये लॉ नहीं है, यानी इसको चैलेंज नहीं करा जा सकता, ठीक है। लेकिन केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करा जा सकता है अगर ये वायोलेट करती है ऐसे फंडामेंटल राइट को जो कि पार्ट, जो कि कह सकते हो इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है, बस अभी इतना समझिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का ही इन्वेंशन है, सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको बनाया है, इस कॉन्सेप्ट को। इसमें जितने भी कुछ कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट डाल दिए हैं, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसमें पार्लियामेंट चेंज नहीं ला सकता, उसमें पार्लियामेंट चेंज नहीं ला सकता। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो अब हमें स्टार्ट करना है आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। ऐसा करते हैं, आर्टिकल नंबर 14 करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आर्टिकल नंबर 14। और ऐसे करेंगे दो लेक्चर, दो दो आर्टिकल हम कर लेंगे, आर्टिकल 14 एंड 15। अभी तक डिटेल में हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स करा है। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो फिर अपने आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नेक्स्ट लेक्चर है ये कल ही अपलोड हो जाएगा, इस चीज़ की एश्योरिटी है। विद इन दिस वीक हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। और इस चीज़ की एश्योरिटी है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स के आप लेक्चर वीडियोस देखेंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिटेल्ड, वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वीडियोस हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।